नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज का स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आज हम ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने शिक्षा की दुनिया में एक नई रोशनी जगाई। हिडन लैंप एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि पारंपरिक शिक्षा और भविष्य की उम्मीदों के बीच की खाई को पाटने का काम कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत उस विजन के साथ हुई जो मानता है कि हर छात्र के भीतर एक महान क्षमता होती है, बस जरूरत है सही दिशा की, सही टूल्स की और सही अवसर की। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हिडन लैंप के संस्थापक दीपक दहिया। उनसे जानेंगे कि आखिर इस सफर की शुरुआत कैसे हुई, हिडन लैंप इस नाम के पीछे की क्या कहानी है और छात्रों के जीवन को कैसे इस प्लेटफॉर्म ने बदला है और साथ ही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट कब और कैसे आया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग भारत न्यूज में। बीटेक और फिर एक संस्थान की शुरुआत करना, एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत करना, बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, ये आइडिया कहाँ से आया और टर्निंग पॉइंट जिसकी बात हम कर रहे हैं अपने शो में, वो टर्निंग पॉइंट आपकी जिंदगी में कब और कैसे आया? शुरुआत से तो नहीं, लेकिन हाँ, जब मैं शुरू किया था तो बीटेक के बाद जैसे हर बीटेक का स्टूडेंट्स आफ्टर बीटेक जॉब की तलाश में बड़े शहरों में जाता है, तो मैंने भी ट्रेनिंग के लिए जर्मनी और विजयवाड़ा का रुख किया। उसके बाद हम जब हैदराबाद पहुँचे और देखा कि वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को समान अवसर मिलता है जो छोटे शहरों को नहीं मिल पाता है। तो मैं एक छोटे शहर जोधपुर से आता था, तो वहाँ हमें पता लगा कि इतना अवसर नहीं मिल रहा है स्टूडेंट्स को। जो टेक्नोलॉजी का जो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, 3D प्रिंटिंग एक बेसिक सी टेक्नोलॉजी है जो हमें बीटेक में पता लगती है, और यहाँ के हैदराबाद के स्टूडेंट्स, मुंबई के स्टूडेंट्स, दिल्ली के स्टूडेंट्स वो काफ़ी पहले से ये सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं अपने स्कूल्स में, अपने घरों में। कोडिंग की अगर बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, ये सारा काफ़ी टाइम से चलता है उनके जीवन में। और जबकि छोटे शहर के स्टूडेंट्स जब बड़े शहर में या फिर अपने कॉलेजेस में जाते हैं तब उनको मिलता है अवसर ये। तो मेरा जॉब भी उसी वक्त शुरू हुआ 2018 में, और जॉब भी इसी से रिलेटेड था जो मैं काम अभी कर रहा हूँ, जिसको एक क्रोनोलॉजी में उसका नाम कहते हैं, एक्रोनिम जिसका है STEM, STEAM, STEM एजुकेशन। ये बेसिकली फिनलैंड और नॉर्वे की एजुकेशन सिस्टम से निकला है। उसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स को हम लोग एंगेज करते हैं खेल के साथ या फिर एक्सपेरिमेंट के साथ। अगर स्टूडेंट या कोई भी इंसान अगर खेल में या एक्सपेरिमेंट में कोई चीज़ सीखता है तो लंबे टाइम तक याद रहती है। अब जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल दूं, आप अगर नींबू इमेजिन करें अगर, और अपना आंख बंद करके इमेजिन करें कि मैं नींबू को निचोड़ रहा हूँ या निचोड़ रही हूँ, तो आपके मुंह में पानी आता है। ये इतना पावर होता है अपनी इमेजिनेशन का। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को एक एक्सपीरियंशियल अगर समझें, आपने एक एक्सपीरियंस किया एक्सपेरिमेंट, आपको ये याद रहेगा कि हाँ, मेरे को एक्सपेरिमेंट से मैं कुछ ना कुछ सीख सकता हूँ। तो इसी तरीके से हम लोग स्टूडेंट्स को एंगेज करवाते हैं उनके डेली लाइफ में, जो वो सीखते हैं, जो फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, या छोटी क्लासेस में ही सही, कि अगर एक क्लास 3 का बच्चा ज्योग्राफी पढ़ रहा है और उसको बोला जा रहा है कि एक हिल और एक माउंटेन में क्या फ़र्क है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई बड़ा उम्र का ज्योग्राफी टीचर भी कभी कभी बताने को हो सकता है कि नहीं बता पाए कि एक हिल और एक माउंटेन में क्या फ़र्क है। तो खैर ये सब हमने जब वहाँ पे देखा कि इसमें काफ़ी गैप है मार्केट में और एजुकेशन सिस्टम में। जो मार्केट का डिमांड है और एजुकेशन का सिस्टम में काफ़ी गैप है। हम लोग काफ़ी थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं स्कूल्स में। एक टीचर होता है, सामान्य से स्टूडेंट्स और बेंचेस रहती है, और वो टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता है और सबको। तो वो तरीका अभी आउटडेटेड हो गया है। अगर हमारे फ़ोन टेबल से उठ के हमारे हाथ में आ गए हैं, हमारा कंप्यूटर एक कमरे से छोटा हो के हमारे गोद में आ गया है, तो एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं बदलना चाहिए। तो फिनलैंड में इसकी शुरुआत हुई थी, और हमारे पीएम ने भी इसका एक नया शुरुआत किया NEP 2020 में, इसी एजुकेशन को बोला गया है STEM एजुकेशन। तो टर्निंग पॉइंट जो आप बोल रहे हैं वो यही था कि जब मैं जॉब करने गया और देखा कि काफ़ी स्टूडेंट्स, हमारे छोटे शहर के स्टूडेंट्स काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं कि कॉलेज में आने के बाद उनको नहीं अपॉर्चुनिटी मिल पाती है इतनी। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने और मेरे पार्टनर ने, जो मेरा बैचमेट था और हम लोग साथ ही में जॉब कर रहे थे, तो हमने एक नया कंपनी शुरू किया, इमरान नाम है उनका, और उसका नाम रखा हिडन लैंप। हिडन लैंप माने अगर सबके अंदर एक ज्योति होती है जैसा, तो वो लैंप की एक ज्योति सबके अंदर होती है। तो इसका हमारा लोग वो भी वही है, एनलाइटन योर हिडन टैलेंट। हम लोग स्टूडेंट्स के हिडन टैलेंट को उजागर करने का कोशिश करते हैं कि हर स्टूडेंट अपने आप में एक
स्पेशल होता है। वो बिल्कुल, बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि वो सारे फिजिक्स में स्ट्रांग हो या मैथ्स में स्ट्रांग हो। आप रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि आपको जब आप पढ़ने गए और आपको लगा कि बहुत खाई है, दूरियां हैं जो मार्केट की रियलिटी है और जो पढ़ाया जा रहा है। किस एज के थे आप, किस एज में थे जब आपको ये रियलाइज हुआ कि मुझे? मैं बीटेक पास किया था उस वक्त, शायद 19 का रहा हूँगा मैं। और 2019 नहीं, 19 तो नहीं, 22-23 साल का रहा हूँगा शायद। तो उसी का टाइम का बात है। और उसी के तुरंत बाद हमने जब कंपनी शुरू की और उसके बाद हमने 6 साल तक अब हुआ है और 6 साल के बाद अभी यहाँ पे। लेकिन शिक्षा ही क्यों? क्योंकि ये आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है और ये एक बड़ा बिजनेस भी बनता जा रहा है, तो क्या कहीं बड़ा मुनाफा कमाना भी इसके पीछे इरादा था कि भाई ये बड़ा अच्छा सेक्टर है, देखिए पढ़ाई सबके लिए ज़रूरी है और इसमें अच्छी कमाई हो सकती है, इसलिए इसका स्टार्टअप शुरू करें? हाँ, तो दोनों ही बातें होती है। अगर जनरली कोई स्टार्टअप होता है तो फाइनेंशियल एक पॉइंट रहता ही है, लेकिन हाँ, एजुकेशन इसलिए, सिर्फ एजुकेशन ही इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि जो मैंने आपको पहले भी एक बात कही कि मैंने जो अपॉर्चुनिटी नहीं अपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में देख पाया, मैं चाहता था कि मेरे शहर के या फिर बाकी शहर के, छोटे शहर के स्टूडेंट्स वो देखें। और इसमें कहीं ना कहीं इस काम को करने के लिए हमें फाइनेंस एक टूल की ज़रूरत पड़ती है। और हम लोग अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एनजीओ तो नहीं है हम लोग एक कंपनी चला रहे हैं, तो हमें रहता है कि हाँ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें उसको सोसाइटी को बैक करना है। तो अभी तक कितने बच्चों को आपने सिखाया और अभी आपके साथ कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? अभी आज की डेट में अगर हम बात करें तो 25 से 30 हज़ार के स्टूडेंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं। 25 से 30 हज़ार के बीच में झारखंड में हम लोग काम कर रहे हैं, झारखंड के ट्राइबल एरियाज़ में काम कर रहे हैं। दुमका, गुमला, हज़ारीबाग, इन छोटे शहरों में काम कर रहे हैं, जहाँ के अब आपको यकीन नहीं होगा कि उस छोटे से शहर के छोटे ब्लॉक में, कस्बे में, उस स्टूडेंट्स ने कभी 3D प्रिंटर नाम भी नहीं सुना है। 3D प्रिंटिंग अगर मैं बोलता हूँ तो लोगों को लगता है कि कुछ प्रिंट हो रहा है कागज़ पे, जिसको हिलाने से कुछ 3D में दिखता होगा। तो वो स्कूल के प्रिंसिपल ये सोच रहे हैं। तो उस एरिया में अगर स्टूडेंट 3D प्रिंटिंग सीख रहे हैं, डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है मेरे। अभी तक किन किन शहरों में आपके सेंटर की शुरुआत हुई है? झारखंड में ही फिलहाल हम लोग काम कर रहे हैं। और हाँ, अभी छत्तीसगढ़ में हम लोग काम कर रहे हैं। दांतेवाड़ा करके नक्सली जो प्रभावित एरिया था, वहाँ पे हम लोगों ने एक साइंस सेंटर का अभी शुरुआत की है। तो क्या ऐसे इलाकों में बच्चों से रिस्पॉन्स, पेरेंट्स से रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है? वो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि मशीन उनसे बात कर रही है। मतलब ChatGPT तो खैर आजकल घर घर में है, लेकिन एक रोबोट की फॉर्म में ChatGPT अगर वो देख रहा है स्टूडेंट, या कोई मशीन को अपना ड्राइंग बनाते देख रहा है, या फिर एक मशीन को कुछ प्रिंट करके देख रहा है जो वो अपने हाथ में लेके घर जा सके, तो ये उनके लिए काफ़ी एक नया चीज़ एक्सपीरियंस होता है। वर्चुअल रियलिटी अगर बात करूँ कि यहाँ बैठे बैठे उसको मैं अमेरिका का एक्सपीरियंस करवा दे रहा हूँ या स्पेस का एक्सपीरियंस करवा देता हूँ, तो उनके लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस है। आप जोधपुर से हैं प्रॉपर्ली? जी। आप वहाँ तक पहुँचने का क्या इरादा है? जोधपुर में कुछ शुरुआत हुई या नहीं, जोधपुर में नहीं शुरुआत कर पाए हम लोग, क्योंकि जोधपुर में पहले अपना ही घर भूल गए? नहीं, घर नहीं भूले, हम लोग अप्रोच किए थे काफ़ी जगह, तो किन्हीं कारणवश नहीं समझ पाया लोग, तो हम लोग फिर बाकी जगह पे अप्रोच किए। हम लोग बंगाल से शुरुआत की, मेरे दूसरे पार्टनर जो बंगाल में हैं, तो वहाँ से शुरुआत की। वहाँ पे हमको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और उसी रिस्पांस को देखते हुए झारखंड के कुछ लोगों ने हमें नोटिस किया और उन्होंने वहाँ पे बुलाया और फिर गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे। आपने मुनाफे की बात की है कि इसको तो ध्यान में रखना ही पड़ता है कि भाई मुनाफा तो हो जी। तो कितनी मोटी फीस बच्चों से ली जाती है? मोटी फीस कुछ भी नहीं है। आप एक अगर स्टारबक्स में जाते हैं, आप 400 रुपये का एक कॉफ़ी का पैक, एक नॉर्मल कॉफ़ी कप पीते हैं बड़े शहरों में, और एकदम आम बात है ये। एक मूवी का थिएटर अगर जाते हैं तो 300-400 रुपये का वो टिकट लेते हैं। हम लोग स्टूडेंट से पर स्टूडेंट हम लोग जो चार्ज कर रहे हैं 100 रुपये पर मंथ, उसमें हम लोग उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे रहे हैं। 8 घंटे का उनका सेशन रहता है। इतना तो उनका ट्यूशन टीचर भी नहीं चार्ज कर। बिल्कुल। एक आम ट्यूशन टीचर जो 1000 रुपये 2000 रुपये चार्ज कर रहा है और वीक में वो शायद मेरे ख्याल से 6 घंटे देता होगा, हम स्टूडेंट को 8 घंटे हैंड होल्डिंग करके हमारा ट्रेनर उनको पढ़ाता है। तो 100 रुपये फीस लेकर बच्चों से कैसे मुनाफा हो रहा है, कैसे बिजनेस चल रहा है? वही मैंने बताया आपको कि मुनाफा ही एक मोटा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहता है स्टार्टअप का। कोई भी स्टार्टअप हो वो
वैल्यू क्रिएट करना चाहता है सोसाइटी में, तो हम वही कोशिश करें कि वैल्यू क्रिएट करें। तो अभी कितने साल हुए हैं और कब तक सिर्फ वैल्यू क्रिएट करने पे जोर लगाएंगे? नहीं, अगर आप वैल्यू अच्छे से क्रिएट कर रहे हैं तो आपका नेटवर्क भी अपने आप क्रिएट हो जाएगा। कोई इसमें ऐसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको मोटा पैसा ही कमाना होगा, वैल्यू नहीं क्रिएट करनी है या फिर इसका वाइस वर्सा करना है। तो हमको 6 साल हो गए काम करते हुए। शुरुआत में हमको रिस्पॉन्स अच्छे नहीं मिले थे क्योंकि कोविड था। कोविड के 3 साल में स्कूल्स बंद थी, गवर्नमेंट एजुकेशन में इतना नहीं फोकस करके हेल्थ में ज़्यादा फोकस कर रही थी। कोविड समय में कौन से ईयर में एग्जैक्टली कंपनी की शुरुआत हुई? नहीं, कोविड समय में नहीं, 2019 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। 2019 से लेके 20 तक हम लोग इसका बैकएंड में काम कर रहे थे, हम लोग लॉन्च नहीं किए थे। हम अपना करिकुलम पे ध्यान दे रहे थे, कैसे क्लास 3 या 4 के स्टूडेंट को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब समझा पाएँ, उन सब पे हम काम कर रहे थे। और जैसे हमने 2021 में हमने शुरुआत किया बंगाल से, तो हम स्कूल्स में काम करने लगे और 3 मार्च को शायद मोदी जी ने बोल दिया था कि कल से लॉकडाउन है करके। तो उसके बाद काफ़ी मुश्किल था 2 साल तक। क्या क्या चुनौतियाँ आई जब लॉकडाउन लग गया, कंपनी की शुरुआत हुई थी? और अब कंपनी की शुरुआत हो चुकी थी, हमने ऑफिस रेंट पे लिए, हमने स्टाफ हायर किया, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया, टीम क्रिएट करी। और उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड आने की वजह से फाइनेंशियल क्रंच आना होता है, कंपनी को सरवाइव करना पड़ता है। जो एम्प्लॉयज़ आपके साथ जुड़े हैं, जो अपना एक उम्मीद के साथ आपके साथ जुड़े हैं, उनको मेंटेन करना है। नहीं, अपना कोई वाकया बताइए। कंपनियां तो सफ़र करती ही हैं जब ऐसा कोई सिचुएशन होता है, आपने कैसे डील किया? आपके सामने क्या क्या चुनौती आई? वही फाइनेंशियल क्रंच सबसे बड़ा चुनौती रहता है, क्योंकि अगर आप मैं कोविड की अगर बात करूँ तो एजुकेशन सेक्टर सबसे ज़्यादा मार में रहा। एजुकेशन सेक्टर में स्कूल्स बंद हो गई थी। हाँ, पर वहीं पर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। तो हम लोग का देखिए, मेरा मानना है कि ऑनलाइन में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग आप नहीं कर सकते। काफ़ी कंपनीज ने ट्राई भी की थी, कुछ कंपनीज हैं जो कोडिंग सिखा रही थी ऑनलाइन के जरिए, लेकिन उन पे फिर बाद में केसेस होने लग गए और आपने देखा होगा बहुत सारा चीज़। तो वो चीज़ हम नहीं करना चाहते। अगर स्टूडेंट, अब मैं आज अगर मेरा मोटिव ही यही है कि मैं स्टूडेंट को एंगेज करवाऊँ आपके साथ, तो एंगेज 1-on-1 के साथ ही एंगेज होगा। वो स्क्रीन तो हर टाइम देख ही रहा है, स्क्रीन देखने से एंगेज नहीं हो पाता है। बिल्कुल। तो वो मोटिव नहीं हो पाता। तो हम चाहते तो ऑनलाइन जा सकते थे, लेकिन ऑनलाइन में जाना मोटिव कभी रहा ही नहीं। तो उस समय आपने कैसे अपने स्टाफ को, जो बच्चे आपके साथ जुड़े थे, उनको कैसे अपने एंगेज रखा अपने साथ? हम लोग, अब स्टार्टअप कल्चर ही सब जगह ऐसा ही रहता है, मेरा खुद का एक स्पेशल केस नहीं है। स्टार्टअप में अगर कोई टीम जुड़ती है तो वो एक फैमिली की तरह जुड़ती है। अगर एक फैमिली में कोई भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सबका प्रॉब्लम है। तो मेरी टीम भी, मैं फॉर्चुनेट रहा, मेरी टीम ने वैसा ही मेरे को रिस्पॉन्स दिया कि सर आपका प्रॉब्लम अकेले का नहीं है, हम लोग का सबका है। तो वो लोग मेरे साथ रहे, अभी भी हैं मेरे साथ, और हम लोग निकल पाए उस दौर से। तो अब तक कितने लोगों की टीम बन चुकी है? कितने लोगों को नौकरी दे रहे हैं आप? अभी मेरे पास हम लोग अभी शायद 26 जन हैं। अच्छा जी। तो अभी मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आप 26 लोगों को आप नौकरी भी दे रहे हैं, साथ ही इतने सारे बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ 100 रुपये में। आज के दौर में मुझे नहीं लगता कि 100 रुपये में कुछ मिलता है इतना कुछ अच्छा। लेकिन अब इतनी बड़ी चीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D एनिमेशन, अगर आप पेंटिंग, ये सारी चीज़ें इतने कम बजट में, इतने कम पैसे में अगर बच्चे सीख पा रहे हैं। तो आपने कहा कि हम एनजीओ नहीं चलाते हैं, लेकिन आप, अब तो मुझे लग रहा है कि एनजीओ काइंड ऑफ ही है, आप एनजीओ ही चला रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज सेवा की तरफ तो है आपका कदम। जी। क्या क्या इसके अलावा आपने 2-3 चीज़ें बताई, और भी क्या क्या बच्चों को सिखाया जाता है ये एनिमेशन के अलावा, 3D पेंटिंग और ये सब? देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर स्टूडेंट सीख रहा है, जैसे एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल है, अगर वो क्लास 8th में या 9th में अगर अपने साइंस बुक में मोटर के बारे में सीख रहा है कि मोटर कैसे काम करती है, तो हम लोग पेरेंट्स को और टीचर को भी यही समझाते हैं कि घर में जब आप बच्चे को खिलौना देते थे, छोटे से स्टूडेंट को या बच्चे को आपने घर में खिलौना ला के दिया, कार 3-4 दिन खेलता है, उसके बाद वो तोड़ देता है। तो हम लोग बोलते हैं उसका दिमाग डिस्ट्रक्टिव है। एक्चुअली में डिस्ट्रक्टिव नहीं है, वो क्रिएटिव दिमाग है उसका, वो देखना चाह रहा है कि अंदर क्या है। हम लोग उसको टोक के, मार के उसका वो जो देखने की जो आदत है ना, उंगली करने की, क्वेश्चन करने की, वो हम लोग छुड़वा देते हैं, और उसी की वजह से ये सारा प्रॉब्लम आता है, रट्टाफिकेशन और ये सब। तो ये सब हम लोग नहीं प्रेफर कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर मान लीजिए
मोटर अगर वो पड़ा है, बचपन में वो मोटर से खेला है, तो उसके सामने अगर ला के रख दी जाएगी तो वो अच्छे से उसको समझ पाएगा कि हाँ मोटर, बैटरी, कनेक्शन, ये मेरी बुक में जो है वो मेरे सामने है, तो वो अच्छे से समझ पाता है उन सब चीज़ों को। जब आपने 2019 में संस्था की शुरुआत की, इस प्लेटफॉर्म की, तो उस समय पर सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या रही? उस समय सबसे बड़ी चुनौती यही थी, शुरुआत कहाँ से करें। मैं छोटे शहर से था और मेरे घर में भी कोई बिजनेस नहीं था, मतलब सब सर्विस वाले लोग हैं। तो उस पॉइंट से अगर मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स ने बिजनेस नहीं किया, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने बिजनेस नहीं किया, मैंने बिजनेस देखा ही नहीं कभी। कैसे किसी से जाके बात करूँगा, क्या करूँगा, हम लोग इसमें रहते थे डाउट में। पर आप राजस्थान के हैं, मारवाड़ी हैं, तो बिजनेस करना तो नहीं, ये तो स्टीरियोटाइप है कि सब राजस्थान, गुजराती और मारवाड़ी के तो खून में होता है कि बिजनेस ही करना है। ठीक है, स्टीरियोटाइप है मतलब। अच्छा तो लोगों को क्या चुनना चाहिए? जो भी यंग जनरेशन आ रही है, युवा आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लाखों की फीस भर रहे हैं, उनको बिजनेस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या जॉब सर्विस की तरफ? स्किल की तरफ। अगर स्किल है तो आप कोई पर्टिकुलर स्किल के अगर आपने हुनर है तो आप बिजनेस भी कर पाएंगे, जॉब भी कर पाएंगे। बिल्कुल, दोनों ही कर पाएंगे। अगर स्किल नहीं है और आप वही रट्टाफिकेशन के थ्रू जॉब कर रहे हैं तो 9 to 5 अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वही चलेगा। और बिजनेस भी कर रहे हैं तो बिजनेस के रोज़मर्रा का दुकान खोलो और वो सब वाले सिस्टम में रहेंगे आप। स्किल होना चाहिए, कोई ना कोई स्किल होना चाहिए आप में। अच्छा, आगे आने वाले 5 सालों में हिडन लैम्प और अपने आप को किस मुकाम पर देखना चाहेंगे? हम लोग चाहते हैं कि सारे Tier 2, Tier 3 के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, Tier 1 के भी जुड़े हैं, इनफैक्ट वो भी क्यों पीछे रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स जितना हम लोग चाहते हैं एंगेज करें, अपने आप को स्किल्स इम्प्रूव करें, तो हम उसी मोटिव से काम कर रहे हैं और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ रहे हैं। एक लास्ट मैसेज जो आप युवाओं को या ऐसे बच्चों को भी अब देना चाहें कि क्वेश्चन करना मत छोड़िए, क्वेश्चन करते रहिए। क्वेश्चन करने से ही कुछ सीखेंगे आप, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग ही वही है कि ये क्यों है और ये क्या है, और ये क्यों और क्या के चलते अगर आप इसी को पकड़ के चलेंगे तो वो क्यों और क्या आपको स्किल की तरफ लेके चलेगी। आप स्किल में कोई ना कोई स्किल पकड़ के आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। जी। और मुझे लगता है कि जैसे आपने रियलाइज़ किया, सोचा कि ये तो रियलिटी है ही नहीं, तो सोचना, एहसास करना बहुत ज़रूरी है। जी। आप जिस शहर से भी हैं, छोटे शहर से हैं, बड़े शहर से हैं, मेट्रो सिटी से हैं, किसी गांव से हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको एहसास होना चाहिए कि आपके साथ कब कहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल। और जब ये एहसास जिस पॉइंट पे होगा वही आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास बातचीत के लिए। आपको दीपक की कहानी कैसी लगी और आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट कब और कैसे आया? आपकी भी कोई कहानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस इंटरव्यू को देखें और बाकी तमाम ऐसी चर्चाओं के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।